फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले कुछ टॉपिक्स जो मैंने लास्ट वीडियोस में कवर किए हैं, आप उनको जाकर रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम द रॉलेट सत्याग्रह से। ठीक है, 1919 में गांधी जी ने क्या किया, एक सत्याग्रह के लिए लोगों को आमंत्रित किया, लोगों को आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध खड़े हों, जो ब्रिटिश लोगों ने पास किया था ये एक्ट। ठीक है, द एक्ट कर्व्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स। ठीक है, इस एक्ट में क्या था, फंडामेंटल राइट्स, लोगों के मारे जा रहे थे और लोगों की जो एक्सप्रेशन की फ्रीडम थी और पुलिस की जो पावर्स थी, इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, उन सब ने ये फील किया कि गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है कि लोगों को रेस्ट्रिक्ट करे उनके बेसिक फ्रीडम से। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ये एक शैतानी एक्ट है। ठीक है, और ये बहुत एक तरीके से टायरानिकल है, मतलब कि एक तरीके से आप उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। गांधी जी ने पूछा कि इंडियन पीपल से, ये मतलब कहा उनको कि 6 अप्रैल 1919 को एक ऐसा दिन मनाते हैं जो नॉन वायलेंट ऑपोजिशन होगा इस एक्ट के विरुद्ध में, और ये जो डे है ये ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर, यानी कि हम ऐसा तो करेंगे कि उनका विरोध तो करेंगे, लेकिन हम उसमें कोई वायलेंस नहीं करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे। ये हम उनसे क्या करेंगे, बेइज्जती भी सहन करेंगे। ठीक है, प्रेयर करेंगे लेकिन उनसे, ठीक है, हड़ताल करेंगे, यानी स्ट्राइक के थ्रू हम उनसे इस नॉन वायलेंट ऑपोजिशन को, इस एक्ट के ऑपोजिशन को हम कैरी आउट करेंगे। सत्याग्रह सभा जो थी वो सेटअप की गई इस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। अब आप पूछेंगे इसका विरोध करने के लिए तो गांधी जी ने बुला लिया, लेकिन ये एक्ट क्या था, इस रॉलेट एक्ट में क्या था ऐसा कि जो कि बेसिक फ्रीडम को, जो लोगों की फंडामेंटल राइट्स को बार कर रहा था। तो इस रॉलेट एक्ट में क्या था, इस एक्ट ने अलाउ किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनको ये अथॉरिटी दे रहा था ये एक्ट कि उनको ये पावर आ रही थी कि वो लोगों को अरेस्ट कर सकें अगर मतलब उन्हें किसी पे शक हो कि कोई क्राइम उन्होंने किया है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो वो बिना ट्रायल के, यानी बिना कोर्ट में उसे पेश किए 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। लोग अपने एक्सप्रेशन को लोगों को दिखा नहीं सकते, लोगों को अपनी बातों तक पहुंचा नहीं सकते। ठीक है, तो ये बहुत एक तरीके का फंडामेंटल राइट, आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हम अपने मन की बात कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट के विरुद्ध अगर हमें कोई उनकी जो पॉलिसीज़ है, अगर हम उनका विरोध करना चाहते हैं, अगर हम कुछ बोलते हैं, तो हमें 2 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इनह्यूमन था और राइट्स तो लोगों के छीने ही जा रहे थे। तो गांधी जी के लिए और बाकी सारे लीडर्स के लिए अनएक्सेप्टेबल था, इसलिए उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आइए इसका विरोध साथ में मिलकर करते हैं, लेकिन हम इस विरोध को नॉन वायलेंट रखेंगे, इसमें कोई भी वायलेंस नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी मारकाट नहीं होगी। इसमें एक एक्टिविटी है जिसमें जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में सर्च करने के लिए कहा गया है। तो जलियांवाला बाग है क्या, और इसमें व्हाट एट्रोसिटीज, लोगों पे क्या अत्याचार यहाँ पर किए गए और कैसे किए गए। ठीक है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब रॉलेट सत्याग्रह क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ऑल्दो इट वाज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीज़, लेकिन ये गांव में नहीं हो रहा था, सिटीज़ में ही हो रहा था। अप्रैल 1919 में बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रदर्शनियाँ हुई, हड़तालें हुई पूरे कंट्री में, और गवर्नमेंट ने उनको दबाने के लिए बहुत ब्रूटल मेजर्स अपनाए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रूरता अपनाई उनको दबाने के लिए। जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज़, यानी जलियांवाला बाग के बारे में आपने सुना होगा, बेशक आप किसके बारे में इसकी हिस्ट्री ना जानते हो, जो अब आप जानेंगे। जलियांवाला बाग आप सब आपने सुना तो ज़रूर होगा। ठीक है, ये क्या था, इसमें क्या किया था, जनरल डायर थे जो ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने क्या किया, अमृतसर में बैसाखी के दिन पे लोग मिल रहे थे, ठीक है, आपस में, 13 अप्रैल को आपको पता है बैसाखी होती है, तो उन्होंने क्या किया, उनको गोलियां बरसा दी थी, उन पर सारे लोगों पर खुले गोलियां बरसा दी थी और बहुत सारे लोग मरे थे। तो उस रॉलेट जो सत्याग्रह था उसको दबाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और लर्निंग अबाउट द मैसेकर, जब ये मैसेकर हो गया, गोलियां चला दी जनरल डायर ने, चलवा दी लोगों पर, लोग बहुत सारे मर गए, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्सप्रेस किया बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा गुस्सा पूरे कंट्री का, बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। जैसे हम सर बोलते हैं ना, किसी को सर करके बोलते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं किसी को, उसकी उपाधि देते हैं हम, एक तरीके से टाइटल देते हैं। तो नाइटहुड का टाइटल उन्हें मिला हुआ था, उन्होंने वो छोड़ दिया। ठीक है, नाइटहुड क्या है, एक ऑनर है जो ब्रिटिश क्राउन ग्रांट करता है कुछ एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट के लिए या पब्लिक सर्विस के लिए किसी पर्सन को। ठीक है, इंडिया के रविंद्रनाथ टैगोर को ये दिया गया था, उन्होंने इसके दुख में, जलियांवाला बाग मैसेकर के दुख में इसको छोड़ दिया, यानी कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया।
इस रॉलेट सत्याग्रह के दौरान जो पार्टिसिपेंट थे उनको ट्राई टू इंश्योर दैट हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वर यूनाइटेड इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उन लोगों ने इंश्योर करना चाहा, सारे लीडर्स ने जो कि रॉलेट सत्याग्रह कर रहे थे, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करें, दोनों के बीच में कोई इस तरह की डिफरेंसेस ना आए। दिस वॉज ऑल्सो अ कॉल ऑफ महात्मा गांधी हु ऑलवेज सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द कंट्री। तो महात्मा गांधी की शुरू से इच्छा थी कि इंडिया एक लैंड है, ऐसा लैंड है जो सारे लोगों का है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं है। तो वही चाहते थे, हिंदूज मुस्लिम और जो कि अदर रिलीजन्स वाले लोग भी हैं वो सबको इसमें इंक्लूड करना चाहते थे। ही वॉज कीन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को सपोर्ट करें, जो भी कुछ न्याय की बात जब भी उठे किसी के लिए भी हो, बेशक हिंदूज़ के लिए हो मुस्लिम के लिए हो, तो एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करें, तभी वो यूनाइटेड नजर आएंगे और तभी उनका कॉज पूरा हो पाएगा। ठीक है, अब एक आता है खिलाफत एजिटेशन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, जो भी हमने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया है उसमें जो ये भी अब जितने भी नाम आ रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबको आपको याद रखना है किसमें क्या था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, क्यों स्टार्ट किया गया, आप सबको जानना है और आप सबको पता होना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। ठीक है, तो खिलाफत इशू एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज था, मतलब एक के बाद एक इश्यूज़ आते जा रहे थे जिसमें इंडिया के लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, ब्रिटिश के खिलाफ वो लोग खड़े हो रहे थे, एक ना एक कॉज उनको मिलता जा रहा था। कॉजेज़ तो पहले भी थे बट अब उनको रियलाइज़ होने लग गया था। तो खिलाफत एक इशू ऐसा था, 1920 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने एक हार्श ट्रीटी यानी एक संधि कर ली थी टर्किश सुल्तान, जिसे खलीफा भी कहा जाता था। टर्किश सुल्तान खलीफा था जो कि सारे मुसलमान उनको अपना गुरु मानते थे। ठीक है, तो उन पे एक बहुत हार्श ट्रीटी लगा दी, यानी उन्होंने ऐसे रूल्स उन पे इम्पोज कर दिए। लोग बहुत डर रहे थे कि अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला मैसेकर। ठीक है, लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो जलियांवाला मैसेकर देख चुके थे, और साथ ही साथ इंडियन मुस्लिम्स भी बहुत इंटरेस्टेड थे, मतलब वो बहुत दिल से चाहते थे कि जो खलीफा थे उनको अलाउ किया जाए कि उनकी कंट्रोल मुस्लिम्स पर वापस आ जाए, सैक्रेड प्लेसेस पर इन द अर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के जो ये सुल्तान थे इनको खलीफा कहा जाता था और सारे मुसलमान इनको ही हुक्म को मानते थे, मतलब एक तरीके से गुरु मानते थे, उनको फॉलो करते थे। तो वो चाहते थे कि सारा कंट्रोल मुस्लिम्स पर इनका ही रहे, जो कि ब्रिटिश ने इन पर ट्रीटी इम्पोज किए, इनकी पावर को कम किया है, वो ना करें। ठीक है, तो जो खिलाफत एजिटेशन के लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, ये आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। वो अब क्या चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करें। ठीक है, फुल फ्लेज्ड यानी पूरे तरीके से, ना कि थोड़ा थोड़ा करके नहीं, पूरे फुल फ्लेज्ड करें। गांधी जी क्या करते थे, उनकी इस कॉल को सपोर्ट किया, उन्होंने उनकी डिमांड को पूरा किया और कांग्रेस से उन्होंने रिक्वेस्ट की तो कि कैंपेन करे पंजाब रॉन्ग्स, यानी पंजाब में था ये जलियांवाला मैसेकर, पंजाब में हुआ था, तो पंजाब में जो भी रॉन्ग चीज़ें हुई हैं, यानी कि जो ये मैसेकर हुआ है और जो खिलाफत में जो खिलाफत यानी खलीफा के खिलाफ जो भी गलत हुआ है, और इसके खिलाफ लड़ें कांग्रेस भी और डिमांड करें स्वराज की, यानी अपने देश में अपने राज की। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम। तो ये जोर कब पकड़ा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो हो गया था, ठीक है, लेकिन इसमें ये जोर कब पकड़ा, 1921-1922 तक बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि हम वैसे कुछ नहीं लड़ाई करेंगे लेकिन हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने जितनी भी चीज़ें हमको प्रोवाइड की हैं, सुविधाएं दी हैं, हम उनका भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, ना उनको टैक्स देंगे, ना उनके रूल्स को फॉलो करेंगे, ना उनके बनाए गए स्कूल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लॉयर्स जो थे जिनमें मोतीलाल नेहरू भी आते हैं, CR दास, C राजगोपालाचारी और आसफ अली, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस यानी कि अपना वकील का जो वो काम करते हैं वो छोड़ दिया। ब्रिटिश टाइटल्स जो कि लोगों को दिए गए थे उन लोगों ने अपने सरेंडर कर दी कि हमें आपका दिया हुआ टाइटल नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, और लेजिस्लेचर्स वहाँ की बॉयकॉट वो लोग करने लग गए, यानी उसको पार्टिसिपेट नहीं किया। जो लोगों ने क्या किया, लिट पब्लिक बॉनफायर्स, ठीक है, पब्लिकली बॉनफायर जलानी शुरू कर दी और उसके अंदर फॉरेन क्लोथ को जलाना शुरू कर दिया। ठीक है, इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ, तो अब फॉरेन क्लोथ जो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता था वो ड्रास्टिकली गिर गया, उसका इम्पोर्ट 1920 और 22 के बीच में, क्योंकि लोग ये सब कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनको जला रहे थे। लेकिन ये सब क्या था, टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग बहुत बड़ा है, ये सिर्फ उसका छोटा सा पार्ट था, मतलब इतना इम्प्रेसिव नहीं था कि उन पर फ़र्क पड़े ब्रिटिश लोगों पर। जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लार्ज पार्ट जो हैं, वो क्या थे, किसकी कगार पर थे, फॉर्मिडेबल रिवोल्ट। अब वो इस तरह के रिवोल्ट की कगार पर आ गए थे जिसको रोका नहीं जा सकता, यानी कि अब ये होना स्वाभाविक ही था।
पीपल्स इनिशिएटिव्स, यानी कि लोगों ने क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं, मतलब लोगों ने अपनी तरफ से क्या किया, ठीक है, वो हम इसमें बता रहे हैं। बहुत सारे केसेस में लोगों ने रेसिस्ट किया ब्रिटिश रूल को नॉन वायलेंटली, यानी कि लोगों ने कोई भी हिंसा नहीं की लेकिन उनका विरोध किया ब्रिटिश रूल को। बाकी केसेस में क्या किया, डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स जो थे उन्होंने क्या किया, गांधी जी की जो कॉल थी यानी जो डिमांड थी उनको इंटरप्रेट किया अपने ही तरीके से और प्रोटेस्ट किया अपने ही तरीके से, दैट वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज़, जो कि गांधी जी के आइडियाज से थोड़ा डिफरेंट थे, लेकिन उन्होंने डिमांड को अपने रखा। और किसी भी केस में लोग जो थे उन्होंने लिंक किया अपने मूवमेंट्स को लोकल ग्रीवेंसेस से, यानी कि उनकी जो लोकल शिकायतें थी, ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर उनकी अपनी पर्सनल डिमांड है तो उसी तक उन्होंने रखा अपनी डिमांड्स को। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे खेड़ा में, गुजरात में पट्टीदार पीजेंट्स जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया नॉन वायलेंट कैंपेन्स जो कि हाईलैंड रिवेन्यू डिमांड थी के खिलाफ था, यानी कि उनको रिवेन्यू से मतलब था कि हमसे ज़्यादा रिवेन्यू ना मांगे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि ब्रिटिश इंडिया को छोड़ें, स्वराज दें, इस तरह की उनकी डिमांड्स नहीं थी, उनकी लोकल डिमांड्स थी, यानी कि जो कि वो पर्सनल उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी उनको ही सॉल्व करवाना चाहते थे। कोस्टल आंध्रा और इंटीरियर तमिलनाडु लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, ठीक है, उसमें क्या किया लोगों ने, क्या किया, उनको लिकर शॉप यानी शराब की दुकान के बाहर क्या किया, प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और लोगों को अंदर जाने से रोका क्योंकि उनकी डिमांड थी कि सब बंद हो वहाँ पर। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स और पुअर पीजेंट्स ने क्या किया, बहुत सारे स्टेज्ड नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, यानी कि फॉरेस्ट को काटने से, फॉरेस्ट के जो उनके जो अधिकार थे फॉरेस्ट पर वो वापस पाना चाहते थे, ठीक है, तो उनकी अपनी डिमांड्स थी अपने ही ग्रीवेंसेस को लेकर। कई बार क्या हुआ, सेंडिंग देयर कैटल इनटू द फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी, ठीक है, जो जानवरों को चराने के लिए उनको फ़ी पे करनी पड़ती थी वो नहीं दी और अपने जानवरों को चराने के लिए जंगलों में भेज देते थे। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो ब्रिटेन था, कॉलोनियल स्टेट था, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया था कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ ना करें कई तरीक़ों से, ठीक है। वो ये बिलीव करते थे कि गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड, वो सिर्फ ये चाहते थे कि गांधी जी उनके टैक्स कम करवा देंगे, उनके फॉरेस्ट रेगुलेशंस को अबॉलिश करवा देंगे, ठीक है। बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस में पीजेंट्स ने प्रोक्लेम किया स्वराज, ठीक है, और वो चाहते थे कि गांधी राज आए और उनको लगता था कि ऐसा इस्टेब्लिश होने वाला है। सिंध में क्या हुआ, जो कि पाकिस्तान में है ये जगह, मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट्स क्या थे, वो बहुत ज़्यादा उत्साह में आ गए खिलाफत कॉल पे क्योंकि वो मुस्लिम से रिलेटेड था। बंगाल में भी खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर क्या था, जब मिल गया आपस में क्योंकि दोनों एक ही मूवमेंट बन गए थे बाद में, तो उसमें क्या हुआ, एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी आई लोगों में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम में एकता आ गई क्योंकि नॉन कोऑपरेशन सारे देश का था, हिंदूज भी थे उसमें, खिलाफत मुस्लिम्स का था, तो एक हो गए वो। तो इससे क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट को एक शक्ति मिली क्योंकि जब आप अलग अलग होकर अपने अपने हितों के लिए लड़ते हैं तो आप वीक होते हैं, लेकिन जब आप एक ही, बेशक आपके अपने अपने ही चॉइसेस हैं, अपने अपने डिमांड्स हैं, लेकिन आप उनके लिए एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो आप एक अच्छा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं अपने ओपोनेंट पर, ठीक है। पंजाब में जो अकाली एजिटेशन है, यानी कि अकाली दल आप आज भी सुनते हैं, एक पार्टी है, वो अकाली एजिटेशन जो 6 की थी, एक डिमांड थी, सॉट टू रिमूव करप्ट महंत। वो क्या चाहते थे कि जो महंत थे, जो कि महंत कौन होते थे, रिलीजियस फंक्शनरी होते हैं सिख गुरुद्वारा में, वो महंत काम करते हैं, ठीक है, तो उनको हटाने के लिए क्योंकि वो करप्शन में लिप्त थे, यानी कि लगे हुए थे, तो उनको ब्रिटिश लोग सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम देयर गुरुद्वाराज। वो चाहते थे, अकाली एजिटेशन क्या थी कि वो गुरुद्वारा से महंत, करप्ट महंत को हटवाना चाहते थे। ये भी एक पॉइंट है, बेशक आपको ये इतना इंपॉर्टेंट ना लगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके स्कूल में आपके जब एग्जाम्स होंगे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये अकाली एजिटेशन क्या थी, किसने रखी थी और क्यों रखी थी, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये क्लोजली आइडेंटिफाई हो गया, किसके साथ जुड़ गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के साथ। आसाम में टी गार्डन लेबरर्स जो थे वो क्या शाउट कर रहे थे, गांधी जी महाराज की जय, ठीक है, यानी कि गांधी जी की हर जगह जय जय हो रही थी। डिमांड की उन्होंने कि उनकी वेजेस बढ़ाई जाए। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशन को छोड़ दिया और ये डिक्लेरेशन साथ में की कि वो गांधी जी की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली, यानी इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, एसएमईज जो वैष्णव सॉन्ग्स थे उस समय के, उनमें कृष्ण को, जहाँ पे कृष्ण वर्ड आता था उन सॉन्ग्स में, वहाँ पर गांधी राजा सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि कृष्ण वर्ड को रिप्लेस कर दिया गांधी राजा से, क्योंकि उस वक्त गांधी जी उनके भगवान थे, गांधी जी उनके उसके लिए लड़ रहे थे, उनके डिमांड्स के लिए, तो उनके लिए वही कृष्णा थे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया था। देखिए इलीगल एविक्शन, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया,
इलीगल एविक्शन क्या होता है? फोर्सफुली अगर आप अनलॉफुली किसी को किराएदार को उठा के फेंक दें उस लैंड से जिसका वो रेंट देते हैं, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर है। अब है पीपल्स महात्मा। तो महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं कि वो लोगों के महात्मा कैसे बने। हम देख सकते हैं कि ऊपर जितनी भी घटनाएं हमने देखी कि कई बार लोग क्या होते हैं, उनके जो थॉट्स थे गांधी जी के, वो एज अ काइंड ऑफ मसीहा, वो एक मसीहा मानते थे उनको, क्योंकि वो उनके डिमांड्स के लिए लड़ रहे थे, उनके हक के लिए लड़ रहे थे। वो इस तरीके इंसान उनको मानते थे जो उनको हेल्प कर सके कि वो अपनी दुख से और गरीबी से बाहर निकल पाएँ, क्योंकि उनको गांधी जी ही का एकमात्र रास्ता लग रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ वही अपनी डिमांड नॉन वायलेंटली और बहुत फोर्सफुली रख पा रहे थे। गांधी जी क्या इच्छा करते थे कि क्लास यूनिटी आए, यानी कि कोई क्लास एक दूसरे से अलग ना हो, एक दूसरे को आपस में यूनाइटेड होकर लड़ें। क्लास कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं चाहते थे। जो कि पीजेंट्स थे वो इमेजिन कर सकते थे कि दे वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार्स, ठीक है। वो चाहते थे कि ज़मींदारों के खिलाफ जो पीजेंट्स, मतलब ज़मींदार जो क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं पीजेंट्स पर, वो फाइट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स बिलीव करते थे कि गांधी जी क्या करेंगे, उनको लैंड दिलवा देंगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि ऑर्डिनरी लोग जो थे उन्होंने क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स, उनकी अपनी अचीवमेंट्स का श्रेय भी उन्होंने गांधी जी को दे दिया कि गांधी जी की वजह से हुआ है, ठीक है। इतने ज़्यादा वो महात्मा बन गए थे। जैसे कि एग्जाम्पल है, एट द एंड ऑफ द पावरफुल मूवमेंट, जब मूवमेंट खत्म हुआ तो पीजेंट्स जो थे प्रतापगढ़ के यूनाइटेड प्रोविंस, यानी जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं आजकल, उसमें मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन। तो टेनेंट्स, जो मैंने आपको उस वर्ड का मीनिंग बताया, जो वहाँ पर किराएदार रहते थे, उनको इलीगली निकाल दिया जाता था, लेकिन वो रुकवा दिया गया, ठीक है। और दे फेल्ट इट वॉज गांधी जी, और ये उन्होंने फील करा कि गांधी जी की वजह से ही है जो कि वो ऐसा डिमांड कर पाए, ऐसा वो जीत पाए इस चीज़ को। और ऐसा कई बार ऐसा भी हुआ कि गांधी जी के नाम से ही ट्राइबल्स और पीजेंट्स क्या करते थे, ऐसा कोई एक्शन ले लेते थे जो कि गांधी जी के आइडियल्स से मैच ही नहीं करता था, उनको पता ही नहीं होता था। देखिए आपको यहाँ पे एक इमेज ऐसी बनाई गई है जैसे एक भगवान कृष्ण की, ठीक है। इसमें ये नेहरू जी हैं, ये गांधी जी हैं और ये सुभाष चंद्र, वो सारे इन लोगों ने क्या क्या स्वराज मंदिर की एक कल्पना की थी, ठीक है। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है महात्मा गांधी की। पॉपुलर इमेजेस टू महात्मा गांधी इज ऑफन शोन एज द डिवाइन बीइंग ऑक्यूपाइंग अ प्लेस विद इन द पैंथियन ऑफ द इंडियन गॉड्स, ठीक है। इस इमेज में वो कृष्णा का चैरियट चला रहे हैं, रथ चला रहे हैं, गाइड कर रहे हैं नेशनल लीडर्स को ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को इतना बड़ा दर्जा देते हैं, जो इतना अच्छा काम करता है तो उसको दर्जा मिलता ही है। अब है 1922 और 1929 के बीच में क्या हुआ, ठीक है। इसमें क्या है, महात्मा गांधी जैसे कि आप जानते हैं वो वायलेंट मूवमेंट्स के तो बिल्कुल खिलाफ थे, वो मार काट बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया 1922 में। अ क्राउड ऑफ पीजेंट्स सेट फायर, क्योंकि लोग गुस्से में थे ब्रिटिश राज के खिलाफ, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे लोग, तो पीजेंट्स ने क्या कर दिया, चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी। 22 पुलिसमैन उसमें मर गए। पीजेंट्स क्या थे, उनको उकसाया गया था बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि लोगों ने, वो तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ही कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उसमें आग लगा दी थी, तो उन्होंने गुस्से में क्या किया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, ठीक है। उनको ज़बरदस्ती उकसाया गया था इस काम के लिए, लेकिन गांधी जी इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे किसी भी तरीके से वायलेंस हो। बेशक वो उनके रॉन्ग डूइंग के लिए बाद में लड़ते या कुछ भी करते, लेकिन लोगों से वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे। लेकिन लोग सब अपनी सोच के होते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके विरोध में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का उन्होंने वापस ले कि अब हम इसे बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर वायलेंस कुछ ज़्यादा हो रही है। एक बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, मतलब ओवर हो गया, खत्म हुआ नहीं, करना पड़ा। गांधी जी के फॉलोअर्स स्ट्रेस दैट, उन्होंने जोर दिया कि कांग्रेस को कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, रूरल एरियाज में कुछ लोगों के लिए कुछ बनवाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। और बाकी जो लीडर्स थे जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने आर्ग्यू किया कि पार्टी को इलेक्शंस लड़ने चाहिए काउंसिल्स में, ठीक है, और वहाँ पर एंटर करना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी वो एक पार्टिसिपेट कर सकें और इंडियन लोगों के लिए भी पॉलिसीज़ वो फ्रेम करवाने में मदद कर सकें। तो सिंसियर सोशल वर्क के थ्रू विलेजेस में मिड 90s में टू 1920s में गांधीज जो थे वो एबल हुए, यानी कि लायक हुए कि वो सपोर्ट बेस बना सकें, ठीक है। आप जब इलेक्शन लड़ते हैं तो लोग आपके सपोर्ट में होने चाहिए। तो क्या थे, 1920 के आसपास सपोर्ट मिला उन्हें। इससे ये प्रूव हुआ, बहुत यूजफुल ये प्रूव हुई ये बात, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हो गया, ठीक है।
दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई 1920s के बीच में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, यानी RSS जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ये, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये भी स्थापित इसी टाइम पर हुई मिड 1920s में। इनके एग्जैक्ट डेट अगर यहाँ चैप्टर में नहीं है तो आप देख सकते हैं गूगल पर जाकर, मुझे कभी याद नहीं है। तो ये जो पार्टीज़ हैं हैव हेल्ड देयर वेरी डिफरेंट आइडियल्स। इन दोनों एक दूसरे के अलग अलग आइडियल्स थे, इनके एक दूसरे के खिलाफ थे कि इंडिया कंट्री कैसी होनी चाहिए, इस बारे में उनके ख्यालात बिल्कुल अलग थे। फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियल्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ठीक है, ये आप इसके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में पढ़ा सकते हैं और चैप्टर्स में या अपने टीचर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं या गूगल भी कर सकते हैं। तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह वो भी एक्टिव हो गए थे, ठीक है। आपको पता है भगत सिंह का नाम कौन नहीं जानता, ठीक है। वो बहुत रेवोल्यूशनरी थे, यानी कि वो वायलेंस पे ही यकीन करते थे कि वायलेंस के थ्रू ही हम ब्रिटिश को बाहर निकाल सकते हैं। वो उनको टिट फॉर टैट वाला मतलब सीन करवाना चाहते थे कि जैसे अंग्रेज़ हमारे साथ करेंगे हम भी करेंगे, ठीक है। ये देखिए इमेज दी हुई चित्तरंजन दास की, ये बहुत बड़ी फिगर है फ्रीडम मूवमेंट्स की। जो ये एक लॉयर थे ईस्ट बंगाल में और स्पेशली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एक पार्ट थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नाम से पता चल रहा है कि आप कोऑपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, तो आपको इस बात से समझ लेना है, ठीक है। इस इमेज में भी देखिए 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंग्लैंड में डिसाइड किया कि एक कमीशन भेजे, लॉर्ड साइमन को भेजे इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। कमीशन क्या किया, इस कमीशन ने क्या किया, उसमें कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रखा, यानी इंडिया की डिमांड जब पूरी करनी है तो इंडिया की साइड से भी तो कुछ लोग रखेंगे, उन्होंने कुछ ऐसा रखा ही नहीं किसी को। और डिसीजन जो भी वो लिया उससे लोगों में गुस्सा आया, सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स ने डिसाइड किया कि इस कमीशन का बायकॉट करेंगे। जब ये कमीशन पहुंचा इंडिया में तो उसको बहुत सारे धरनों का और बैनर्स के साथ कि साइमन गो बैक, लोग इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उनको उसका विरोध कर रहे थे। इस डेकेड में क्या था, कांग्रेस बहुत क्लोज द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार हुई। एंड 1929 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड। अब 26 जनवरी 1930 को क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप थी कांग्रेस की उस टाइम पर 1929 में, और पूरे देश ने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया, ठीक है। देखिए भगत सिंह के बारे में है। भगत सिंह क्या थे इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे देश के क्रांतिकारी। रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, इनके बारे में मूवीज़ भी बनी हुई हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। वो सब क्या चाहते थे कि कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़े और रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लास के खिलाफ भी वो लड़े, जो कि वर्कर्स का और पीजेंट्स का बहुत ज़्यादा शोषण कर रही हैं। इस पर्पज़ से उन्होंने एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बेशक ये बॉक्स में दिया गया लेकिन आपको याद रखना है। 1928 में इन्होंने स्थापना की इसकी, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में, ठीक है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु इन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया। ये सॉन्डर्स कौन था, एक पुलिस ऑफिसर था जो कि इन्वॉल्व था, जो कि उसने लाठी चार्ज किया था और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की लाठी लगने से डेथ हो गई थी। उसके विरोध में उन्होंने क्या किया, सॉन्डर्स को मार दिया। सॉन्डर्स को मारने के बाद इन पर ट्रायल चलाए गए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, BK दत्त, उन्होंने बॉम्ब भी फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। उन्होंने मारने के लिए नहीं भेजा था, फेंका था, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बॉम्ब सिर्फ आवाज़ सुनवाने के लिए फेंका था। इसका एम ये था कि वो एक तरीके का प्रचार कर रहे थे कि वो मारना नहीं चाहते किसी को, लेकिन बहरे लोगों को सुनाने के लिए हम बम का धमाका कर रहे हैं। उनको याद दिलवाना चाहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट को कि वो किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह की एज उस टाइम सिर्फ 23 साल की थी। देखिए कितने महान थे ये उस समय के यूथ। आजकल के यूथ बिल्कुल मतलब सिर्फ एक लेविश लाइफ जीने पे और अपनी मतलब इस तरह की जो ज़िंदगी है जो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। देश के बारे में आजकल के यूथ थोड़े से गाइडेड नहीं है, ठीक है। अगर हम इस तरह के महापुरुषों के बारे में जानें, उनके बारे में सुने, तो देखो उन्होंने अपना जीवन किस तरीके से दिया। आज भी हम थोड़े से ही सही किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने देश की डेवलपमेंट के लिए, एटलीस्ट करप्शन को रोकने के लिए या कुछ उसके लिए ही। बेशक आप पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, किसी भी तरह की जो भी हमारे देश में समस्याएं हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इनका तो जो सेक्रीफाइस है वो आज भी लोग याद करते हैं। भगत सिंह बेशक छोटे समय के लिए ही उन्होंने एक्टिव रहे, लेकिन उनका जो भी बलिदान है वो बहुत बड़ा माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है।
तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको हम थोड़ा पार्ट्स में ही कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही ख़त्म करते हैं। आगे डांडी मार्च के बारे में से हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए आप वीडियो को अगर आप पसंद आपने किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे कि वो भी बेनिफिट ले सकें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।